हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम सुधांशु। फाइनली हमारी टीम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट के विद नोट्स वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं। आज हमारी लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण सब्जेक्ट की फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर को इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। साथ साथ सिलेबस को भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड, जो आपका डीएसटी 4 सब्जेक्ट है, जो कोर्स क्रेडिट 4 का है, लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, इस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इनकी फर्स्ट यूनिट है, उसको आज एक्सप्लेन करूँगा और साथ साथ इसके सिलेबस को भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, देन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका सिलेबस है, तो इसमें जो आपकी फर्स्ट इकाई रहने वाली है वो रहने वाली है लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में है। इसका हम समझेंगे। इसमें जो एक पॉइंट रहेगा, लोक प्रशासन की जो प्राचीन जड़ें हैं वे हम देखेंगे। जो आधुनिक लोक प्रशासन है और जो इसका विकास हुआ है उसका बारे में हम जानेंगे। और जो आपका थर्ड पॉइंट रहने वाला है, जो आपके लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं उनको हम देखेंगे और लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ वो हम देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, देन हम सेकंड यूनिट देखेंगे। सेकंड यूनिट आपकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है जो आपका वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है, इसको हम समझेंगे। आपका जो सेकंड चैप्टर रहने वाला है, इसमें जो नौकरशाही का सिद्धांत है मैक्स वेबर का, वो समझेंगे। जो आपका थर्ड चैप्टर रहने वाला है, इसमें जो एल्टन मेयो ने मानव संबंधी सिद्धांत दिया है उसको समझेंगे। फिर आपका जो फोर्थ चैप्टर है, जो तार्किक निर्णय निर्माण है, जिसके प्रतिपादन हर्बर्ट साइमन ने किया था, वो समझेंगे। उसके बाद आपका जो लास्ट फिफ्थ चैप्टर बचता है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण फ्रेडरिक्स, इसको हम समझेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं जो आपकी थर्ड इकाई रहने वाली है, वो रहने वाली है जो समकालीन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है लोक प्रशासन का, उसको हम देखेंगे। जिसमें एक आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या न्यू पब्लिक सर्विस। फिर दूसरा आता है जो शासन पर कई दृष्टिकोण है, जैसे कि सुशासन, सहयोगात्मक शासन, नेटवर्क शासन और डिजिटल शासन, इनको हम समझेंगे। तो आपकी थर्ड इकाई में सिर्फ इतना ही है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ इकाई। फोर्थ इकाई में क्या क्या है। जो फोर्थ इकाई में आपका लैंगिक परिप्रेक्ष्य है लोक प्रशासन में, उसको हम समझेंगे। जिसमें हम पहला देखेंगे लोक लिंग और शासन, दूसरा हम देखेंगे जो लिंग संवेदनशीलता है और प्रशासन में भागीदारी है, उसको हम समझेंगे। तो ये आपकी फोर्थ यूनिट थी, आप सभी देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस था। देन अब हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इकाई देख लेते हैं। जो आपकी फर्स्ट इकाई रहने वाली है वो रहने वाली है लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में। जो आपका लोक प्रशासन है वो अनुशासन के रूप में किस प्रकार से है, इस इकाई में हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। जो आपका लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक सामाजिक विज्ञान है जो सरकार के कार्यों, नीतियों और प्रशासनिक तंत्र के अध्ययन से संबंधित है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो सरकार के कार्य, नीतियाँ और जो प्रशासनिक तंत्र होते हैं उनका अध्ययन ही लोक प्रशासन है। यह सरकारी संस्थानों के संगठन, प्रबंधन और नीतिगत कार्यान्वयन पर केंद्रित होता है। जो आपके सरकारी संस्थानों के संगठन होते हैं उनका संगठन कैसे होता है, उनका प्रबंधन कैसे चलता है, और जो उनकी नीतिगत कार्यान्वयन होते हैं उन पर लोक प्रशासन केंद्रित होता है। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण अनुशासन है जो सरकारी तंत्र, नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन और जनसेवा से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकारी तंत्र, नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन और जनसेवा से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करता है। जो है प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रणाली, सिद्धांतों और लोक नीति के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। जो आपकी प्रशासनिक संरचना होती है, कार्यप्रणाली होती है, सिद्धांत होते हैं, लोक नीति के प्रभाव होते हैं, उनको समझने में लोक प्रशासन सहायक होता है। तो ये तो आपने देख लिया एक छोटा सा परिचय। अब हम इसका इतिहास देख लेते हैं। जो लोक प्रशासन का इतिहास है वो कैसा रहा है, कैसे रहा है। तो इतिहास में हम सबसे पहले देखेंगे जो आपकी प्रारंभिक प्रणालियाँ हैं उनको हम समझेंगे। लोक प्रशासन अनुशासन के रूप में प्रारंभिक प्रशासन प्रणालियाँ मुख्य रूप से प्राचीन सभ्यताओं में विकसित हुई थी। जो आपकी अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन की जो प्रारंभिक प्रशासनिक प्रणालियाँ थी वे प्राचीन सभ्यताओं से भी विकसित हुई थी, जो जिनको हम संक्षेप में इस प्रकार से देखेंगे। जिसमें सबसे पहले आता है आपका मेसोपोटामिया का प्रशासन।
सुमेर, अकदत, बेबीलोन और असूरिया में राजा और पुरोहितों के नेतृत्व में केंद्रीकृत प्रशासन था। जो आपके कुछ राजा और पुरोहित के नेतृत्व में केंद्रीकृत प्रशासन था वो मेसोपोटामिया प्रशासन के अंतर्गत आता है, जिसमें सुमेर, अक्कद, बेबीलोन और असूरिया जो इनके राजा थे उनके नेतृत्व में केंद्रीकृत प्रशासन था। कर संग्रह, कानून व्यवस्था, हम्मुराबी संहिता और सैन्य संगठन प्रमुख थे। मेसोपोटामिया के प्रशासन में जो आपके कर संग्रह, कानून व्यवस्था और जो सैन्य संगठन थे ये प्रमुख थे। तो ये तो हमने सबसे पहला पॉइंट देख लिया। अब हम दूसरा देख लेते हैं जो कि आपका है मिस्र प्रशासन। जो आपका मिस्र का प्रशासन था उसमें जो फराओ होता था वो सर्वोच्च शासक होता था, और जो मिस्र के प्रशासन में ही हमारे नौकरशाही का विकास हुआ था। और जो आपके नोमार्क होते थे जिनको हम स्थानीय प्रशासक भी कहते हैं वे ही क्षेत्रों का संचालन करते थे। थर्ड हम देख लेते हैं चीन प्रशासन। जो आपके प्रशासनिक प्रणाली होती थी वो प्रशासनिक प्रणाली भी चीन प्रशासन में ही विकसित हुई, जिनमें जोऊ, किन और हान राजवंशों ने विकसित की थी इन प्रणालियों को। जो हान काल है उसमें ही सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है, प्रणाली होती है, उस प्रणाली की शुरुआत हान काल में ही हुई थी। फोर्थ हम देख लेते हैं रोमन प्रशासन। जो आपके संगठित नौकरशाही, कानून व्यवस्था, रोमन कानून और गवर्नरों द्वारा प्रांतीय प्रशासन की स्थापना की गई। आपके रोमन प्रशासन में जो आपकी संगठित नौकरशाही है, कानून व्यवस्था है और जो गवर्नरों द्वारा प्रांतीय प्रशासन है उसकी स्थापना की गई थी। फिफ्थ आप देख लेते हैं भारत प्रशासन। जो भारत में मौर्य और गुप्त काल में संगठित प्रशासन था उसको ही हम भारत प्रशासन के रूप में देखते हैं। जो चाणक्य के अपनी पुस्तक है अर्थशास्त्र उसमें राजस्व, न्याय और सैन्य व्यवस्था इनका उल्लेख मिलता है। तो ये तो हमने देख लिए आपका इतिहास क्या रहा जो आपका प्रारंभिक प्रणालियों में था। अब हम देख लेते हैं जो आपकी निरपेक्ष परंपराएं हैं उनको देख लेते हैं इतिहास के संबंध में ही। जो लोक प्रशासन में निरपेक्ष प्रणालियाँ है वे एक प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है जहाँ सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया केंद्रित होती है। जो आपकी सत्ता होती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है वो निरपेक्ष परंपराएं में केंद्रित होती है, और प्रशासनिक तंत्र कठोर नियमों और आदेशों पर आधारित होता है। और जो आपका प्रशासनिक तंत्र होता है वो कठोर नियमों और आदेशों पर आधारित होता है। ये परंपराएं मुख्य रूप से राजशाही, औपनिवेशिक शासन और केंद्रीकृत नौकरशाही में देखी जा सकती है। जो आपकी निरपेक्ष परंपराएं है ये मुख्यतः राजशाही, औपनिवेशिक शासन और केंद्रीकृत नौकरशाही इनमें मुख्य रूप से देखी जाती है। तो हम देख लेते हैं निरपेक्ष परंपराएं की कुछ मुख्य विशेषताएं। जिन विशेषताओं में आपका सबसे पहला आता है केंद्रीकृत सत्ता। जो सभी निर्णय शीर्ष स्तर पर होते हैं इसमें, और जो अधीनस्थों की स्वतंत्रता होती है वो सीमित होती है। सेकंड हम देख लेते हैं सख्त नियम और प्रक्रियाएं। जो इसकी होती है इसमें प्रशासनिक कार्य कानूनी ढांचे और कड़े नियमों के अनुसार चलते हैं। जो आपके प्रशासनिक कार्य होते हैं वे कानून ढांचे और कड़े नियमों के अनुसार चलते हैं। थर्ड आप देख लेते हैं नागरिकों की सीमित भागीदारी। इसमें आम जनता के पास नीति निर्माण में बहुत कम या कोई भी भूमिका नहीं होती है। फोर्थ आप देख सकते हैं अनुशासन और आदेशों पर जोर। तो इसमें प्रशासन में कड़े नियंत्रण और आज्ञाकारिता को प्राथमिकता दी जाती है। जो आपके कड़े नियंत्रण होते हैं प्रशासन के और जो आज्ञाकारिता है उनको इसमें प्राथमिकता दी जाती है। और एक हम देख सकते हैं जो आपके परंपरागत नौकरशाही मॉडल है वो भी इसके एक विशेषता के रूप में देखा जाता है, जिसको वेबर, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो आपका आदर्श नौकरशाही है, आइडियल ब्यूरोक्रेसी जो मॉडल पर आधारित है, जिसमें आपको पदानुक्रम और लिखित दस्तावेजों की प्रधानता होती है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम निरपेक्ष परंपराओं के कुछ उदाहरण में। जो आपका सबसे पहला उदाहरण आता है वो आता है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई एक कठोर नौकरशाही है। इसको हम इसके उदाहरण के रूप में देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं मुगलकालीन प्रशासन। जो बादशाह के केंद्रीकृत नियंत्रण था उसको हम मुगलकालीन प्रशासन के रूप के में देखते हैं, जो कि निरपेक्ष परंपराओं का एक उदाहरण है। थर्ड हम देख लेते हैं स्वतंत्रता के बाद भी प्रारंभिक प्रशासन, जिसमें आपका नौकरशाही में कठोरता और जनता की सीमित भागीदारी देखी जाती है। तो ये हमने इसके निरपेक्ष परंपरा के कुछ उदाहरण भी देख लिए। अब हम देख लेते हैं निरपेक्ष परंपराओं में परिवर्तन कैसे हुए। समय के साथ लोकतंत्रीकरण, ई गवर्नेंस, विकेंद्रीकरण और भागीदारी प्रशासन है, इनके जरिए निरपेक्ष परंपराओं में बदलाव आया। जो आपके निरपेक्ष परंपराएं हैं उनमें लोकतंत्रीकरण, ई गवर्नेंस, विकेंद्रीकरण और जो आपका भागीदारी प्रशासन है इनके जरिए उनमें बदलाव आया।
जिससे प्रशासन और अधिक उत्तरदायी हो गया। तो ये हमने लोक प्रशासन का अध्ययन इतिहास देख लिया। अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं जो आपका आता है, जो आपका आधुनिक लोक प्रशासन है उसकी सैद्धांतिक यात्रा क्या है और उसका अवलोकन करेंगे। तो हम देख लेते हैं जो अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में लोक प्रशासन की उत्पत्ति को वुडरो विल्सन के 1880 के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जा सकता है। जो आपके वुडरो विल्सन के 1880 का लेख है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम लोक प्रशासन की उत्पत्ति को देख सकते हैं। जो उनका निबंध है वो जनता के क्षेत्र के ज्ञान शोध की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। तब से इस विषय का चरणों में अध्ययन किया गया है। जो है ये इसको ही चरणों में अध्ययन किया जाता है। जो प्रत्येक चरण है वो एक विशिष्ट विरोधाभासी दृष्टिकोण की विशेषता है। उदार लोकतंत्र के व्यापक प्रतिमान में विषय के विकास को समझने के लिए आमतौर पर 7 चरणों की पहचान की जाती है। जो आपका उदार लोकतंत्र का व्यापक प्रतिमान है उसको समझने के लिए 7 चरणों की पहचान की जाती है। तो उन चरणों के बारे में आइए हम संक्षेप में बात करेंगे सभी चरणों के बारे में। जिसमें आपका सबसे पहला आता है विरोधाभास, जो कि विलोसियन दृष्टिकोण भी है। विलोसियन दृष्टिकोण लोक प्रशासन में वुडरो विल्सन द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक सिद्धांतों में देखे जाने वाले विरोधाभासों को संदर्भित करता है। जो आपका विलोसियन दृष्टिकोण है वो वुडरो विल्सन द्वारा प्रतिपादित है और जो आपके प्रशासनिक सिद्धांतों में देखे जाने वाले विरोधाभासों को संदर्भित करता है। चलो अब हम देख लेते हैं विलोसियन दृष्टिकोण के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो आपका विलोसियन दृष्टिकोण है इसको वुडरो विल्सन ने 1880 में जो उनका अपना निबंध था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें राजनीति प्रशासन विभाजन का सिद्धांत दिया। जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो प्रशासन है वो राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, राजनीति से अलग होना चाहिए और जो नौकरशाही है उसको पास रहकर कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिए। तो अब हम विरोधाभास की कुछ मुख्य विरोधाभास देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला था व्यवहारिक रूप में राजनीति और प्रशासन अलग नहीं हो सकते। जो आपके नीति निर्माण और कार्यान्वयन है वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरा आप देख लेते हैं लोक प्रशासन में तटस्थता संभव नहीं, प्रशासक नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं और उनके निर्णयों में राजनीतिक झुकाव आ सकता है। जो नीति निर्माण है उनको प्रशासक प्रभावित करते हैं और उनके निर्णयों में राजनीतिक झुकाव आ सकता है। थर्ड आप देख सकते हैं लोकतंत्र में जवाबदेही की समस्या। यदि प्रशासन पूरी तरह राजनीति से अलग हो तो उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी। अगर प्रशासन पूरी तरह से राजनीति से अलग हुआ तो उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी, ये एक समस्या है। जो आपका फोर्थ देख लेते हैं, इसमें देखते हैं नवीन प्रशासनिक सिद्धांतों जो आपके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके विभाजन को नकारा गया और जो भागीदारी है और जनहितकारी है उन पर जोर दिया गया। अब हम देख लेते हैं जो आपका दूसरा दृष्टिकोण है वो शास्त्रीय दृष्टिकोण है, जिसको हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण लोक प्रशासन और प्रबंधन का प्रारंभिक सिद्धांत है। जो लोक प्रशासन और प्रबंधन का प्रारंभिक सिद्धांत है उसको ही शास्त्रीय दृष्टिकोण कहा गया है, जो कि संरचना, पदानुक्रम, नियमों और दक्षता पर आधारित है। इसका उद्देश्य प्रशासन को वैज्ञानिक, तार्किक और व्यवस्थित बनाना था। अब हम देख लेते हैं शास्त्रीय दृष्टिकोण के कुछ मुख्य सिद्धांत। जिसमें आपका सबसे पहला आता है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, जो FW टेलर द्वारा प्रतिपादित है। जिसमें कार्य विभाजन और मानकीकरण की दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। जो आपका कार्य विभाजन और मानकीकरण है, मानकीकरण से दक्षता है उसको बढ़ाने पर जोर दिया जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में। दूसरा आप देखते हैं प्रशासनिक प्रबंधक सिद्धांत, जो हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित है। इसमें प्रशासन के 14 सिद्धांत आते हैं, जैसे कि एकता, आदेश, समन्वय, अनुशासन। थर्ड आप देख लेते हैं आदर्श नौकरशाही मॉडल, जो कि मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित है। इसमें आपका आता है आदर्श नौकरशाही मॉडल में आपका स्पष्ट पदानुक्रम, लिखित नियम और जो निष्पक्षता पर आधारित प्रशासन है वो आता है। तय हम देख लेते हैं इसका विशेषता है। जो इसकी विशेषताओं में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है संरचनात्मक संगठन। ये जो होते हैं इसमें स्पष्ट पदानुक्रम और उत्तरदायित्व होता है। सेकंड आप देख लेते हैं जो दक्षता और प्रति उत्पादकता है, वैज्ञानिक तरीकों से काम का प्रबंधन होता है। थर्ड आप देख सकते हैं नियमाधारित प्रशासन, या जो प्रशासन होता है वो नियमाधारित होता है, निष्पक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित करता है। अब हम इसकी कुछ सीमाएं भी देख लेते हैं, जिसमें ये कठोर नियम, लचीलापन और नवाचार की कमी है। इसमें जो मानवीय व्यवहार है और प्रेरणा है उनको इसमें नज़रअंदाज किया गया है। तो इसकी ये कुछ सीमाएं थी, ये हमने देख लिया। अब हम
सेकंड देख लेते हैं मानवीय संबंध दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन और प्रबंधन में कर्मचारियों के भावात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर जोर देता है। जो आपके कर्मचारियों के भावात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू होते हैं उस पर ये जोर देता है। ये दृष्टिकोण इसके अनुसार केवल नियम, पदानुक्रम और दक्षता पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रेरणा भी आवश्यक है। ये मानवीय संबंध दृष्टिकोण क्या कहता है, जो आपकी कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रेरणा है वो उसको ये प्राथमिकता देते हैं। वह ये नहीं कहता कि इसमें केवल नियम, पदानुक्रम और दक्षता पर्याप्त है, ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो आपके कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रेरणा है वे भी आवश्यक है। तो इसके हम मानवीय संबंध दृष्टिकोण के कुछ मुख्य प्रवर्तक देख लेते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले आते हैं एल्टन मायो, जो हार्थोन अध्ययन है, हार्थोन स्टडीज़ है, उसके माध्यम से एल्टन मायो ने बताया है कार्य वातावरण और सामाजिक संबंध उत्पादकता को प्रभावित करता है। जो आपका कार्य वातावरण होता है और सामाजिक संबंध होता है वो उत्पादकता को प्रभावित करता है, ऐसा एल्टन मायो ने बोला है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके एल्टन मायो जी है और ये आपके एल्टन मायो जी है, और जो ये हैं ये आपके अब्राहिम मास्लो है। तो इसके जो दूसरे प्रवर्तक हैं वे अब्राहिम मास्लो है, जो कहते हैं ज़रूरतों का पदानुक्रम सिद्धांत, जिसमें मूलभूत ज़रूरतों से आत्मसिद्धि तक की अवधारणा दी गई है। तो हमने ये इसके कुछ विचारक देख लिए, अब हम देख लेते हैं इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं। जो आपके कार्यस्थल पर सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण है, ये इसकी एक विशेषता है। दूसरी आपकी इसकी विशेषता के रूप में आप देख सकते हैं कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रेरणा उत्पादकता बढ़ाती है। थर्ड आपकी इसकी जो विशेषता देख सकते हैं वो संचार और सहभागिता से कार्यकुशलता में सुधार होता है। फोर्थ आप देख सकते हैं प्रबंधकों को कर्मचारियों की भावात्मक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को समझना चाहिए। जो प्रबंधक होते हैं उनको कर्मचारियों की भावात्मक और मनोवैज्ञानिक जो ज़रूरतें होती है उनको समझना चाहिए और उनके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। अब हम इसकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं। यह केवल सामाजिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करना ही नहीं है, बल्कि दक्षता और संरचना को भी नज़रअंदाज करता है। जो सभी समस्याओं का समाधान है केवल अच्छे संबंधों से नहीं हो सकता, ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब हम दूसरा एक और दृष्टिकोण देख लेते हैं आपका, जो कि आपका है व्यवहारिक दृष्टिकोण। जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है इसमें व्यक्तियों के व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रिया और समूह गतिशीलता इन पर जोर देता है व्यवहारिक दृष्टिकोण। जो आपके व्यक्तियों के व्यवहार होते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया होते हैं और समूह गतिशीलता होती है, उन पर व्यवहारिक दृष्टिकोण जोर देता है। यह केवल संरचना और नियमों तक सीमित न रहकर प्रेरणा, संचार और नेतृत्व को भी महत्व देता है। जो आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण है ये प्रेरणा, संचार और नेतृत्व को भी महत्व देता है, ये केवल संरचना और नियमों तक ही सीमित नहीं रहता है। तो अब हम इसके भी कुछ मुख्य प्रवर्तक देख लेते हैं, जिसमें अब सबसे पहले आते हैं आपके हर्बर्ट साइमन जी, जो कहते हैं जिन्होंने सीमित तार्किकता सिद्धांत दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो निर्णय लेने में भावात्मक और मानसिक सीमाएं होती है, जो आप निर्णय लेते हैं उनमें भावात्मक और मानसिक सीमाएं होती है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये आपके हर्बर्ट साइमन जी है और ये आपके डगलस मैक्सग्रेगर जी है। इसके जो दूसरे प्रवर्तक आते हैं वे आते हैं डगलस मैक्सग्रेगर। इन्होंने एक्स और वाई का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया है कि प्रबंध दृष्टिकोण और कर्मचारियों की प्रेरणा पर चर्चा की गई है। तीसरा आप देख सकते हैं चेस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने संगठनों में औपचारिक और अनौपचारिक संचार की भूमिका पर बल दिया है। तो आपने ये कुछ मुख्य प्रवर्तक देख लिए, अब हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिनमें आपकी सबसे पहली विशेषता आती है प्रशासन में मानवीय व्यवहार, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का समावेश होना चाहिए। जो यह प्रशासन है इसमें मानवीय व्यवहार, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है, इनका समावेश है। जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसको अधिक तार्किक और वैज्ञानिक बनाना चाहिए, और जो समूह गतिशीलता, संचार और नेतृत्व इनको महत्व देना चाहिए। फोर्थ आप देख सकते हैं कर्मचारियों की प्रेरणा और कार्य संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये इनकी मुख्य विशेषताएं थी। अब हम इसकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं। इसकी सीमाएं में हम सबसे पहले देखते हैं प्रशासन में संरचना और नियमों की भूमिका को कम आंका गया है। इसमें जो आपका केवल व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, इसमें प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो सकती है। ये आपकी कुछ सीमाएं थी। अब हम अगला दृष्टिकोण देख लेते हैं, जो कि आपका आता है विकासात्मक दृष्टिकोण। जो विकासात्मक दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन को राष्ट्र निर्माण, आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधार और जन कल्याण से जोड़ता है। जो आपका राष्ट्र निर्माण होता है, आर्थिक प्रगति होती है, सामाजिक सुधार होता है और जन कल्याण होता है, उसको विकासात्मक दृष्टिकोण
जोड़ता है। यह प्रशासन को केवल नीतियों और नियमों तक सीमित न मानकर विकास का साधन मानता है। जो प्रशासन होता है वो केवल नीतियों और नियमों तक सीमित न रहे बल्कि विकास भी करे। विकासात्मक दृष्टिकोण ये कहता है। विकासात्मक दृष्टिकोण के हम कुछ मुख्य प्रवर्तक देख लेते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले आते हैं फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, जिन्होंने प्रशासनिक विकास और प्रिज्म समाज मॉडल का अवधारणा दी है। आप देख सकते हैं जो आपके ये है, ये आपके फ्रेड डब्ल्यू रिग्स है, और जो आपके ये सेकंड है ये आपके डब्ल्यू ए रॉबिन्सन है। ये आपके मुख्य प्रवर्तक में से दूसरे प्रवर्तक है, जिन्होंने विकास प्रशासन के महत्व को रेखांकित किया है। जो आपका विकास प्रशासन है उसके महत्व को डब्ल्यू ए रॉबिन्सन ने रेखांकित किया है। अब हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपके सरकारी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। जो आपकी सरकारी योजनाएं हैं उनको नीतियों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। इसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। जो आपकी गरीबी उन्मूलन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, औद्योगिकरण है और ग्रामीण विकास है, उनको प्राथमिकता दी गई है इसमें, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। थर्ड हम इसमें देख लेते हैं जो आपका विकेंद्रीकरण, और इसमें विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। फोर्थ हम देखते हैं प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, तो चलिए इसकी भी कुछ सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है प्रशासनिक ढांचे में लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी के कारण धीमी प्रगति होती है। जो प्रशासनिक ढांचे है उसमें लाल फीताशाही है, जिसके कारण हमारी कम प्रगति होती है, धीमी प्रगति होती है। भ्रष्टाचार और संसाधनों की कमी के कारण विकासात्मक लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा। जो भ्रष्टाचार और संसाधन की कमी है उनके कारण जो विकासात्मक लक्ष्य हमारे उनको पूर्ति होने में बहुत सारी बाधाएं आती है। अब हम एक और दृष्टिकोण देख लेते हैं, जो कि आपका बचता है सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण। जो आपका यह दृष्टिकोण है ये लोक प्रशासन को नीति निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन की प्रक्रिया के रूप में देखता है। सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण क्या कहता है? जो आपका जनहितकारी नीतियां बनाना है और उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना है, वो लोक प्रशासन का एक मुख्य कार्य होता है। इसकी भी हम कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण की जो आपके प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले आते हैं नीति निर्माण, समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए नीति तैयार करना इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा नीति कार्यान्वयन, जो सरकारी एजेंसियों द्वारा योजनाएं होती है उनको लागू करना। जो सरकारी संस्थाएं होती है उनके द्वारा जो भी योजनाएं स्थापित की जाती है उनको लागू करना इसकी एक मुख्य विशेषता है। तीसरा नीति का मूल्यांकन, जो नीति की सफलता और प्रभाव का विश्लेषण करना है। जो आपने योजनाएं लागू करी है उनको कितनी सफलता प्राप्त हुई है और उनसे कितना प्रभाव पड़ा है। फोर्थ हम देख सकते हैं जो जन भागीदारी है, नागरिकों और हितधारकों की सहभागिता को बढ़ावा देना। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वे सबसे पहले ये आती है, जो आपके नीति निर्माण होते हैं उसको नीति निर्माण करना। दूसरा नीति को लागू करना। तीसरा आपका जो नीति है उसका मूल्यांकन करना। फोर्थ आपका जन भागीदारी आता है। अब हम इसके भी कुछ मुख्य प्रवर्तक देख लेते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले आते हैं डेविड ईस्टन जी, जिन्होंने नीति निर्माण को राजनीतिक प्रणाली का आउटपुट कहा है। जो आप देख सकते हैं ये आपके डेविड ईस्टन जी है और ये आपके थॉमल्टाई जी है। अब हम इसके दूसरे प्रवर्तक देख सकते हैं जो कि आपके आते हैं थॉमल्टाई। उन्होंने कहा है पब्लिक पॉलिसी इज वाट एवर गवर्नमेंट्स चॉइस टू डू और नॉट टू डू। और जो आपके थर्ड है ये है येजकेल द्रोर, जो नीति विज्ञान है, पॉलिसी साइंस है, उसको इन्होंने विकसित किया। तो ये इसके कुछ मुख्य प्रवर्तक थे। अब हम इसकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले आती है राजनीतिक दबाव और लाल फीताशाही के कारण जो नीति कार्यान्वयन है उनमें बाधाएं आती है। जो आपका राजनीतिक दबाव और लाल फीताशाही होती है उनके कारण नीति कार्यान्वयन में बहुत सारी बाधाएं आती है। दूसरा आप देख सकते हैं इसमें प्रभावी मूल्यांकन और फीडबैक प्रणाली की कमी है। जो आपका सातवां दृष्टिकोण आता है, लास्ट दृष्टिकोण आता है, वो आता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण। जो ये दृष्टिकोण होता है राजनीति और अर्थव्यवस्था के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कराता है और हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि सरकार की नीतियाँ आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसके जो मुख्य प्रवर्तक है इसमें आपका सबसे पहला आता है एड स्मिथ जी, जिन्होंने अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया जो कि मुक्त बाजार को महत्व देता है। दूसरा आपका आता है कार्ल मार्क्स जी, जो पूंजीवाद की आलोचना और समाजवाद का समर्थन करते हैं। थर्ड आपके आते हैं जॉन मेनार्ड केन्स, जो सरकारी हस्तक्षेप और कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता को बताते हैं। अब हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं।
जिसमें आपके राजनीतिक निर्णयों का आर्थिक नीतियों पर प्रभाव हुआ, जो आपकी सरकार की नीतियाँ, कराधान, बजट और विनियम पर केंद्रित होती है। दूसरा आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था का प्रशासनिक ढांचे और नीति निर्माण पर प्रभाव, जो बाजार की शक्तियाँ, सार्वजनिक व्यय और सामाजिक कल्याण है, उसे नीति निर्माण पर प्रभाव पड़ा है। थर्ड आप देख सकते हैं पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनका तुलनात्मक अध्ययन करने ही इसकी एक मुख्य विशेषता है। अब हम इसकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं, जो कि इसकी सीमाएं हैं उसमें राजनीतिक विचारधाराओं के कारण नीतियों में अस्थिरता आती है। दूसरा, बाजार और राज्य के बीच सही संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। तो हमने इसकी सीमाएं देख ली। तो हमने आपको ये 7 दृष्टिकोण पढ़ा दिए, 7 चरण पढ़ा दिए। अब हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं, जो कि आपका आता है लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या क्या है। जो आपके लोक प्रशासन के सिद्धांत है, वे प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। जो आपका लोक प्रशासन है उसको प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी कैसे बनाना है, उसके लिए लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। जो ये सिद्धांत है दक्षता, नैतिकता और लोक कल्याण पर आधारित होते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं आपके ये सिद्धांत, जिनमें आपका सबसे पहले आता है विभाजन और विशेषज्ञता, जो कार्य को छोटे भागों में विभाजित कर दक्षता को बढ़ाना होता है। दूसरा जो आपका सिद्धांत है वो पदानुक्रम है। इसमें स्पष्ट आदेश श्रृंखला, जिसमें उच्च अधिकारियों से निम्न स्तर तक निर्देशों का प्रवाह होता है। थर्ड आपका जो सिद्धांत आता है नियमबद्धता, प्रशासनिक कार्य को कानूनी दायरे में रखना। फोर्थ आपका सिद्धांत आता है समन्वय, जिसमें विभिन्न विभागों और अधिकारियों के बीच संतुलन बनाए रखना आता है। फिफ्थ उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, जिसमें प्रशासन को जनता और सरकार के प्रति जवाबदेह बनाना आता है। सिक्स्थ आपका आता है निष्पक्षता और तटस्थता, इम्पैटिलिटी एंड न्यूट्रलिटी, किसी भी पूर्वाग्रह के बिना प्रशासनिक निर्णय लेना। सेवंथ आपका आता है सार्वजनिक भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। एट्थ आता है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, प्रशासनिक कार्य को खुला और जनता के लिए सुगम बनाता। एक आपका आता है लचीलापन और अनुकूलनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, बदलते सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के अनुसार प्रशासनिक प्रणाली को ढालना। 10 आपका आता है कुशल संसाधन प्रबंधन, जिसमें वित्त, मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है। तो हमने यहाँ पर कुछ सिद्धांत देख लिए। हमने लोक प्रशासन के जो ये सिद्धांत हैं इनको हमने देख लिया, आप इनको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं, जो कि आपके लोक प्रशासन की प्रचलित व्याख्या है, उनको हम देख लेते हैं। जो लोक प्रशासन है एक स्वतंत्र और व्यवहारिक अनुशासन के रूप में, कई विद्वानों ने इनको अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है। जो इसकी प्रचलित व्याख्या है अब हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पारंपरिक व्याख्या देखेंगे, जिसमें जो इसकी पारंपरिक व्याख्या है इसमें सबसे पहले वुड्रो विल्सन ने 1887 में दी थी। उन्होंने बोला था जो लोक प्रशासन है वो राजनीति से अलग एक प्रबंधीय अनुशासन है। जो दूसरे थे लियोनार्ड वाइट, उन्होंने कहा जो नीतियों के निष्पादन और सरकारी कार्यों के फेर का इन्वेस्ट जो लियोनार्ड वाइट जी है उन्होंने इसको नीतियों का निष्पादन और सरकारी कार्यों का संचालन का विज्ञान कहा है लोक प्रशासन को। यहीं पर हम एक वाक्य और देख लेते हैं जो नौकरशाही से रिलेटिव है, जो कि मैक्स वेबर जी ने दी है। उन्होंने कहा लोक प्रशासन एक नौकरशाही संरचना है जिसमें स्पष्ट पदानुक्रम, नियमबद्धता और दक्षता होती है। एक हम देख लेते हैं व्यवहारवादी व्याख्या, जो कि हर्बर्ट साइमन जी ने दिया है। उन्होंने कहा लोक प्रशासन को निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में देखा और जहाँ मानव व्यवहार और तार्किकता को महत्वपूर्ण माना गया है। एक व्याख्या हम देख लेते हैं विकासात्मक व्याख्या, जो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स जी ने दी है। उन्होंने कहा है लोक प्रशासन केवल शासन नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सुधार का माध्यम भी है। एक हम देख लेते हैं नवलोक प्रशासन के अनुसार, जो वाल्डो और अन्य विद्वान ने कहा है। उन्होंने कहा है लोक प्रशासन को सामाजिक न्याय और लोक सेवा, नैतिकता और जन भागीदारी से जोड़ा है। एक हम देखते हैं नवलोक प्रबंधन, जो ओसबोर्न और गैबलर ने दी है। उन्होंने कहा है लोक प्रशासन में निजी क्षेत्र की दक्षता, जवाबदेही और आउटपुट आधारित प्रबंधन पर बल दिया है। तो ये आपकी कुछ व्याख्या हो गई। अब हम देख लेते हैं लोक प्रशासन में सिद्धांत निर्माण। जो आपके लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है। लोक प्रशासन में सिद्धांत निर्माण का जो उद्देश्य था वो प्रशासनिक प्रक्रियाओं, संरचनाओं और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से समझना है। यह प्रशासन को अधिक प्रभावी, कुशल और जवाबदेह बनाने में मदद करता है। जो सिद्धांत निर्माण के प्रमुख चरण हैं उनको हम देख लेते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला आता है शास्त्रीय चरण, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल फेज।
जो आपका सबसे फर्स्ट है ये है FW टेलर, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत दिया। दूसरा हेनरी फेयोल, जिन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत दिया। थर्ड आपका मैक्स वेबर, जिन्होंने नौकरशाही मॉडल ब्यूरोक्रेसी थ्योरी का सिद्धांत दिया। दूसरा आपका आता है व्यवहारिवाद चरण, जिसमें आपका सबसे पहले एल्टन मायोनो आते हैं, जिन्होंने मानवीय संबंधी सिद्धांत दिया। दूसरा हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया। थर्ड आपका आता है प्रणालीगत चरण, जिसमें सबसे पहला लोडविग वॉन बेटोनलोनफी, उन्होंने कहा लोक प्रशासन को एक समय प्रणाली के रूप में बताया उन्होंने। दूसरा आपका आता है डेविड स्टन, जिन्होंने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को इनपुट आउटपुट प्रणाली के रूप में विश्लेषित किया। यहीं पर आपका एक चरण आता है जो सांस्कृतिक और विकासात्मक चरण होता है, जिसको सबसे पहले फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने बताया, जो ब्रेज में समाज मॉडल था उसके जरिए। दूसरा लोक प्रशासन को राष्ट्र विकास और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा गया। एक चरण हम इसमें देखते हैं आधुनिक और उत्तर आधुनिक चरण, जिसमें सबसे पहला आता है नवलोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन NPA, जिसमें लोक सेवा, सामाजिक न्याय और नैतिकता पर जोर दिया गया है। दूसरा नवलोक प्रबंधन, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है NPM है, जिसमें निजी क्षेत्र की दक्षता और सरकारी प्रबंधन में लागू करने को बताया गया। तो ये आपका हो गया कुछ विकासात्मक चरण, उनके सिद्धांत निर्माण के चरण। अब हम देख लेते हैं इसका एक छोटा सा निष्कर्ष, जो कि हमें आंसर राइटिंग लिखने में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। जो आपका लोक प्रशासन है वह स्वतंत्र, व्यावहारिक और गतिशील अनुशासन है, जो कि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और लोक सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित होता है। समय के साथ इसकी जो परिभाषा और कार्यक्षेत्र है वो बहुत अधिक व्यापक हुआ है। पारंपरिक रूप से इसे सरकारी कार्यों के निष्पादन का विज्ञान माना गया है। जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है उन्होंने संरचना, पदानुक्रम और दक्षता पर जोर दिया है। व्यवहारवादी और विकासात्मक दृष्टिकोण ने इसे मानवीय और समाजप्रिय बनाया है। आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार, जैसे कि नवलोक प्रशासन और नवलोक प्रबंधन, उन्होंने प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और सेवा उन्मुख बनाने पर केंद्रीकरण किया है। जो लोक प्रशासन एक बहुआयामी अनुशासन है, जो कि राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के साथ समन्वय बनाकर सार्वजनिक हित और शासन को निश्चित करता है। तो ये आपका एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया ओल्ड चैप्टर का। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। यहीं पर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है कि जो आपके लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनके आप कमेंट बॉक्स में उनको शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। जो आपके लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में बहुत ही संक्षिप्त में एक्सप्लेन करिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर की रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी को आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।